हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूंगा रे ऑप्टिक्स, जो आपके एग्जाम के लिए होगा इंपॉर्टेंट। और हर एक एग्जाम जैसे एनडीए, क्लास 12, एयरफोर्स, नेवी और जेई। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स और हीट के जितने भी पार्ट डाले वो सारे देख लेना, वो आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया, तो वो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आज बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स उसको बोलते हैं जब स्टडी लाइट का स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक आपका लाइट का जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स टू टाइप्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। जब वेव के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिसका अपना लाइट हो, दे दोज ऑब्जेक्ट विच हैव own light is known as luminous object, and those object which do not have their own light is known as non luminous object। तो ये तो आप इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास खुद का लाइट हो उसको लुमिनियस बोलेंगे, और खुद का लाइट ना हो उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है पहले सन और स्टार, लैम्प, फायरफ्लाई। सन, स्टार, लैम्प और फायरफ्लाई के पास अपना लाइट होता है, मगर यहाँ पे मून, पेंसिल, मून तो क्या है? एक सेटेलाइट है जो किसी दूसरे के लाइट के कारण चमकता है, तो उसके पास अपना लाइट नहीं है, तो वो हो जाएगा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मून और पेंसिल, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो जिसके पास अपना लाइट नहीं होगा उसका एग्जांपल यहाँ पर आप ले लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इरेगुलर सरफेस और रेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर और रेगुलर सरफेस में क्या डिफरेंस है? इरेगुलर सरफेस में जो होता है कि आपका जो सरफेस होता है फुल्ली पॉलिश्ड नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है, उसको बोलते हैं इरेगुलर सरफेस। ये क्या बोल रहा है? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, मतलब आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा खुरदरा होगा, पूरा फाइनली स्मूथ नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर सरफेस। और रेगुलर सरफेस में ये होता है कि आपका जो होगा स्क्रीन जो होगा वो हाईली पॉलिश्ड होगा, रेगुलर वे में होगा, और क्या हो जाएगा? परफेक्टली स्मूथ होगा, उसको बोलेंगे रेगुलर सरफेस। तो कभी कभी डिफरेंस पूछ दिया जाता है कि इरेगुलर और रेगुलर सरफेस में कैसा इमेज बनता है। तो दोस्तों, रेगुलर सरफेस में होता है वो फुल्ली हाईली क्वालिफाइड इमेज बनता है, परफेक्ट इमेज बनता है, बट इरेगुलर सरफेस में परफेक्ट इमेज नहीं बन पाता। ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद अब बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, एग्जाम 11 12 के बच्चे होंगे जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम जब भी जानते हैं कोई एक इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट किया और कुछ उसके बाद कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होके बाहर चला गया, तो उस बाउंसिंग जो लाइट का बाउंसिंग जो होता है उसी बाउंसिंग को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब बाउंसिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब किसी सरफेस पे टकराया और किसी दूसरे सरफेस से निकल गया, मतलब किसी सरफेस से इंसिडेंट हुआ, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बाउंसिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने समझ लिया। उसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इमेज पहले देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मिरर है, इधर इधर फेस जो है हाईली पॉलिश्ड है, तो कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और कुछ एंगल के बाद वो रिफ्लेक्टेड हो गया। हाँ दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा, ये आप ध्यान में रखिए। और जो ये होता है नॉर्मल, वो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल इसी प्लेन पे लाइज करता है, ये अभी आप ध्यान में रखें। तो मिरर का जो हाईली पॉलिश सरफेस उस पे एंगल रे ऑफ लाइट क्या इंसिडेंट किया, उसको वही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर गया, तो वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि जिस एंगल से आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ किसी सरफेस पे, उसी एंगल से आपका रिफ्लेक्ट बैक होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप देख ले। और सेकेंड ये होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल
एंड रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, मतलब तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा रहेगा, ये आप ध्यान में रख ले। तीनों जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ नॉर्मल, तीनों लाइज करेगा सेम प्लेन में। उसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासकर एनडीए और एयरफोर्स वाले बच्चे और क्लास 12 जो बोर्ड का इस बार एमसीक्यू एग्जाम देंगे उनको ये पूछ लिया जा सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ और किसी भी सरफेस पे कोई एंगल ऑफ कोई भी रे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कुछ रिफ्लेक्टेड बैक सेम अमाउंट में जो रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद कुछ और जब किसी सरफेस पे कुछ और एंगल बेंड हो जाता है तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कुछ और एंगल फॉर्म कर लेता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको मैंने डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा रखा है क्योंकि ये इमेजनरी है और इसे इमेजनरी तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको मैंने बता दिया, उसका थीटा इज जो इसको बोलते हैं अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 2y, मतलब 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आप ले सकते हैं। और ये फॉर्मूला नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देख लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ जो रे पास किया ये नॉर्मल है, नॉर्मल से पास करके सेम एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल गया, उसका जो डेविएशन यहाँ से हुआ उस डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूलों की यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज आपके 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, कोस्ट के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले आप कोई ऑब्जेक्ट है किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों सबसे सिंपल फॉर्मूला ये होता है, जब नंबर ऑफ इमेज जब भी आपको फाइंड करना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, नंबर ऑफ इमेज के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि आप 360 बाई थीटा माइनस 1, कब? जब इवेन होगा, तो इवेन होगा तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, तो नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा इवेन के लिए। अगर आपका नंबर ऑफ इमेज ऑड होगा तो क्या 360 बाई थीटा करेंगे, बस इतना ही करने के बाद आपका कैलकुलेट हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब हम ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए कि इसका थीटा की वैल्यू नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो हम लोग ने फार्मूला भी जस्ट पढ़ा है, 360 बाई थीटा की जगह 30 कर देंगे, 30 से देख लीजिए कटेगा, 30 से देख लीजिए, 30 से एक ये कट गया, 12 बार में कट गया, तो नंबर इमेज कितना 12 आ गया। तो क्या इवेन है? तो 12 इज इक्वल टू इवेन है, 12 इवेन है, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू 12 माइनस 1 11, तो 11 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से आपने देख लिया कि जब भी इवेन आएगा तो -1 कर देंगे। और सेकेंड में देख लीजिए 72 है, 72 है तो n इज इक्वल टू 360 बाई 72 और 5 बार में कट जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ इमेज 5 होगा। अब मैंने 5 क्यों लिखा, इसमें से -1 क्यों नहीं किया दोस्तों? इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेज आ रहा था वो ऑड ही था, ऑड में कोई -1 नहीं करेंगे, बट इवन में एक -1 कर देंगे। तो इस प्रकार की नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। और दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज है जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।